नमस्कार छात्रों, मैं आपका अध्यापक ज्ञानेंद्र और आज हम शब्दकोश के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना। इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। जैसे हिंदी का शब्दकोश है, तो हिंदी भाषा बोलने वाले समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी शब्दकोश में उसे स्थान दिया जाता है। शब्दकोश में मुख्य रूप से शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, स्रोत कि आखिर वो शब्द कहाँ से आए हैं, संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के हैं, उनकी बनावट कैसी है, रूढ़ है, यौगिक हैं, शब्दों का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और विभिन्न संदर्भों में उनके कौन से अर्थ निकलते हैं, इन सब के बारे में शब्दकोश में बताया जाता है। अब बच्चों, आप दो तरह के शब्दों को देखेंगे, एक कोश और दूसरा कोश। कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह और कोश का मतलब होता है धन या संपत्ति का संग्रह। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। आपको शब्दकोश और शब्दकोश के साथ साथ संदर्भ ग्रंथ, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। दोनों किस प्रकार से भिन्न है ये पता होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है विश्व ज्ञान कोश, जिसे आप इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ के अन्य उदाहरण हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारी का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। यानी संदर्भ ग्रंथ में हर विषय पर आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा, चाहे वो संक्षेप में ही हो, पर हर विषय पर आपको कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा, जिससे आप उस विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ की बात की, और संदर्भ ग्रंथ में एक होता है विश्वकोश, या जैसे विश्व ज्ञान कोश भी कहते हैं। विकिपीडिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप इंटरनेट पर कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लो, ठीक है, विकिपीडिया पर कुछ ना कुछ लिखा उसके विषय में मिल ही जाएगा। इसी को संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। यानी एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसा स्रोत जिससे हर विषय पर हमें जानकारी मिल सके। तो विश्व ज्ञान कोश यानी इंसाइक्लोपीडिया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण विकिपीडिया है, ये आप देख चुके हो। इसके अलावा चरित्र कोश भी एक तरह का संदर्भ ग्रंथ ही होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया होता है। इसी प्रकार से साहित्य कोश होता है, जिसमें साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियों का संकलन किया जाता है और दी जाती हैं। अब देखो, हमने अब शब्दकोश के बारे में जाना, संदर्भ ग्रंथ के बारे में जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शब्दकोश का हम व्यवहारिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी हिंदी शब्दकोश से शब्दों के अर्थ हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो हिंदी शब्दकोश देखने के लिए और उसमें शब्दों को ढूंढने के लिए हमें 4 नियमों का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला, वर्णमाला का ज्ञान, जो अ से ज्ञ तक की वर्णमाला है उसका ज्ञान, और शब्दकोश में वर्णों का क्रम। देखिए, शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम होता है वो वर्णमाला से थोड़ा अलग होता है, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। वो शब्दकोश में संयुक्त वर्ण यानी श, त्र, ज्ञ,
कहाँ पर रखे जाते हैं इसका ज्ञान, और र के नियम का ज्ञान, इन 4 चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये आपकी सामान्य वर्णमाला है, जहाँ अ से लेके ज्ञ तक आपको सारे वर्ण मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने उन वर्णों को भी दिखा रखा है जो आमतौर पे वर्णमाला में नहीं दिखाए जाते, पर हिंदी वर्णमाला का वो एक अभिन्न अंग है। जैसे ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ को इन 2 तरीकों से भी लिखा जाता है और इन 2 तरीकों को भी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है। इसी तरह इन 3 संयुक्त व्यंजनों के अलावा एक चौथा व्यंजन भी होता है जो श्रीमान और श्रीमती वगैरह लिखने में आप इस्तेमाल करते हो, श्री। ठीक है, इसे भी वर्णमाला में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो वर्णों की संख्या है वो 52 तक जाती है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब ये तो हिंदी वर्णमाला की बात रही। अब शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए, शब्दकोश में स्वरों का क्रम इस प्रकार से होता है। वर्णमाला में हमने देखा था कि अ से वर्णमाला शुरू होती है। ठीक है, पर शब्दकोश की शुरुआत अ से ना होके अंग से होती है। यानी चंद्र बिंदु और बिंदु पहले आते हैं, फिर विसर्ग आता है और फिर अ। तो वर्णमाला में स्वरों का क्रम ये रहता है और यहाँ पे उन स्वरों का इस्तेमाल करके दिखा दिया गया है। कहने का मतलब ये कि कांच, कबूतर। ठीक है, कांच और कबूतर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, तो कांच पहले आएगा, कबूतर नहीं। क में भले अ लगा हुआ है, ठीक है, पर क का स्थान यहाँ पर और चंद्रबिंदी सबसे पहले आती है शब्दकोश में। इस तरह तो चंद्रबिंदी सेकंड लास्ट है। यहाँ देखिए फिर से एक बार, यहाँ पर अगर स्वरों की हम बात करें तो चंद्रबिंदी या बिंदी सेकंड लास्ट है, लास्ट में विसर्ग आता है। पर जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तब चंद्रबिंदी और बिंदी सबसे पहले आते हैं, फिर विसर्ग और फिर अ से क्रम शुरू होता है। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किस तरह रखे जाते हैं शब्दकोश में। देखिए, संयुक्त व्यंजन हमेशा 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे कश जो है, ये श का उच्चारण कई बार आप करते हो इसे, तो ये कश जो है ये क और श से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो ज्ञ है, हम बोलते ज्ञ है, इसका सही उच्चारण ज्ञ होता है, ये आधा ज और पूरे य से मिलके बना है। हलंत तो आप जानते ही हो, हलंत जहाँ लग जाता है मतलब वो अक्षर आधा है। इसी प्रकार से त्र आधे त और पूरे र से बना हुआ है। तो जब शब्दकोश में हम देखते हैं तब ये संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें देखो आधा क है, तो क से शुरू होने वाले शब्द जब शब्दकोश में खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये श से शुरू होने वाले शब्द शुरू होंगे। यानी कबूतर और क्षत्रिय और खरगोश। अगर इन चारों में से पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, निश्चित तौर पर कबूतर आएगा, क पहले आता है। फिर पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे, तो अगर आप कहते हो खरगोश तो वो गलत होगा, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आएगा, क्योंकि जो कश है ये शब्द ये क के बाद डिक्शनरी में आता है, शब्दकोश में आता है, और फिर आपका ख आता है इसके बाद। ठीक है, इसी प्रकार से ज के बाद ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द आपको डिक्शनरी में मिलेंगे।
त के बाद त्र से शुरू होने वाले शब्द आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज का फिर से ध्यान दीजिए, चंद्र बिंदु और बिंदु से शुरू होने वाले शब्द सबसे पहले मिलते हैं, फिर विसर्ग वाले शब्द आते हैं, फिर क, फिर का, की वाले शब्द आते हैं और इसी तरह क्रम बढ़ता है। ये जो मात्रा है ये अंग्रेजी की मात्रा है, हिंदी में ये मात्रा है ही नहीं, पर कुछ शब्द अंग्रेजी के हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे डॉक्टर। तो अब ये शब्द भी तो हिंदी के शब्दकोश में आएगा ही ना, क्योंकि हम बोलते हैं हिंदी में, पर्याप्त रूप से ये प्रचलित है। तो इसलिए इसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कै के बाद और ओ से पहले ये स्वर आता है, क्योंकि इस स्वर का उच्चारण ना का होता है ना को होता है, क हल्का सा क होता है। जैसे डॉक्टर, तो ये ना डॉक्टर है ना डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर है। तो ना पूरा अ का उच्चारण होगा ना आ का उच्चारण होगा, ओ का उच्चारण होगा, डॉक्टर। तो इस तरह के शब्द बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, आधा शब्द सारी मात्राओं के बाद आता है, यानी कौवा शब्द के बाद क्यारी शब्द आएगा, क्योंकि यहाँ क आधा है, ठीक है। और इस आधे शब्द के बाद फिर कश वाला शुरू होगा शब्द, जैसे क्षत्रिय, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आधा क और पूरा श है। अब आगे और चलते हैं हम, र के नियम पे ध्यान दें। देखिए आधे र को रेफ कहा जाता है, और आधा र यानी रेफ कहाँ लगता है, अपने से पीछे वाला जो अक्षर होता है उसके ऊपर लगता है। जैसे क है, आधा र बीच में है और म है, तो आधा र जो होता है उसको रेफ कहते हैं, और ये हमेशा अपने पीछे वाले शब्द के अपने पीछे वाले अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये तो रहा रेफ। दूसरा र होता है जिसे हम कहते हैं पदेन। पदेन यानी जो पद में लगे, पैरों में लगे। जब र के आगे कोई आधा व्यंजन हो, र के आगे कोई आधा अक्षर हो, तो र उसके पाँव में लग जाता है। जैसे आधा क र म क्रम, आधा ड र म ड्रम, आधा ह रा पर आ की मात्रा रा और स हरास। तो ये ह के नीचे आप देख रहे हो र लग गया, तो इसे पदेन र कहते हैं। और इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दकोश में कौन सा शब्द कहाँ आएगा यह देखने के लिए हम अक्सर शब्द विच्छेद करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं, जो हम अभी आगे करके देखेंगे। जैसे लिखना है कि कक्षा, क्यों, क्षमा और क्षण में से पहले शब्दकोश में हमें कौन सा शब्द मिलेगा और उसके बाद में कौन सा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम शब्दों को तोड़ें, यानी शब्द विच्छेद करें। अब कक्षा शब्द को हमने तोड़ा, तो देखिए हमें क्या क्या मिला। क में अ की मात्रा है, जहाँ पे बेटा कोई मात्रा ना दिख रही हो और हलंत ना हो, इसका मतलब अ जुड़ा है। अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई शब्द पूरा है यानी हलंत नहीं लगा, तो उसमें अ की मात्रा अपने आप होती है, ये मान के चलिए आप। तो क अ, फिर आधा क, आधा श और आ, कक्षा। क्यों को तोड़ा, आधा क, आधा य और ओ की मात्रा, क्यों। क्षमा को तोड़ा, आधा क, आधा श अ, श बन गया, और म में आ की मात्रा लग गई तो क्षमा। क्षण, आधा क, आधा श अ, ड़ और अ, क्षण बन गया, ठीक है। अब फैसला हमें करना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा और बाद में कौन सा शब्द आएगा। तो देखो क से तो फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि क सब में कॉमन है, तो ये तो कट गया। अब जो दूसरा अक्षर है उससे फैसला होगा। तो वर्णमाला में अ सबसे पहले आता है, तो ये नंबर 1 पे आ गया।
ठीक है। अब इन तीनों में से य सबसे पहले आता है तो दूसरे नंबर पे क्यों आ गया। अब यहाँ तो ये दोनों कॉमन हो गए, श तो ये कट गया, भी कॉमन हो गए, ये कट गया। अब म और ण, ठीक है, तो म बाद में आता है, ण पहले आता है, तो तीसरे नंबर पे क्षण आ जाएगा और चौथे नंबर पे क्षमा आ जाएगा। इसी तरह आपको आगे भी करना है। राक्षस, राकेश, राका, रात्रि। तो यहाँ पर हम देखते हैं र तो कट गया, आ से भी फैसला नहीं हो सकता, क से इतना तो तय हो गया कि ये तीन पहले आएंगे, ये आखिर में आएगा, तो नंबर 4 पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे यहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं बिल्कुल। वर्णमाला में सबसे पहले आ आता है, इनसे अब हम फैसला करेंगे इन चीज़ों से, ठीक है। सबसे पहले आ आता है तो नंबर 1 पे ये, उसके बाद ए आता है और श सबसे बाद में आता है तो तीसरे नंबर पे ये आएगा। यानी क्रम यूँ हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे यही रहेगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हम और उदाहरण लेते हैं क्षमा का। देखो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा आसान है। क हम देखते हैं कि वर्णमाला में पहले आता है तो नंबर 1 हो गया, च उसके बाद आता है तो नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। श से पहले तो आता है, नंबर 3 ये हो गया, शिक्षा, नंबर 4 ये हो गया। देखो शब्द विच्छेद आपको करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, शब्दों को तोड़ना ही पड़ेगा। चौथा उदाहरण इसी तरह देख लेते हैं हम। यज्ञ, ज्ञान, श्रोता, श्रुति। इनसे तो फैसला हो नहीं सकता, ठीक है। ज से पता चल गया कि भाई ये सबसे पहले आएगा, य उसके बाद यहाँ फैसला हो नहीं सकता, र से भी फैसला हो नहीं सकता, ऊ और ओ से फैसला होगा, ऊ पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये। इसी तरह इन उदाहरणों को आप एक बार वीडियो रोक रोक के देखना और समझना। और ये आपके लिए अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और फिर इनके आंसर मैच कर लेना कौन सा सही है। इसी तरह आपके लिए दूसरा क्वेश्चन अभ्यास के लिए, पॉज करो वीडियो को और इसे सॉल्व करो और उसके बाद ये इसका सही उत्तर। ये तीसरा प्रश्न आपके लिए और ये इसका सही उत्तर। इसी तरह यह चौथा प्रश्न और ये इसका सही उत्तर। यह पांचवा प्रश्न और ये इसका सही उत्तर। ये छठा प्रश्न और ये रहा इसका सही उत्तर। ये सातवां प्रश्न और ये इसका सही उत्तर। ये आठवां प्रश्न, ये इसका सही उत्तर। ये नौवां प्रश्न और ये उसका सही उत्तर। और ये 10वां प्रश्न और उसका सही उत्तर। यह आपके लिए 11वां क्वेश्चन है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शब्दकोश में क के बाद श आता है, क्या ये सही है? शब्दकोश में त के बाद त्र आता है, शब्दकोश में ज के बाद ज्ञ आता है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है।
और ये रहा इसका सही उत्तर। इसी तरह अगला क्वेश्चन और ये इसका सही उत्तर। ठीक है, आशा है आप लोगों को शब्दकोश के बारे में कुछ जानकारी मिल ही गई होगी। बेटा 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। प्रश्न बस इतना पूछता है कि शब्दकोश के अनुसार आप शब्दों को सही क्रम में लगाइए। यानी शब्दकोश जब आप उठाकर देखोगे हिंदी डिक्शनरी, तो उसमें पहले कौन सा शब्द आएगा और बाद में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, अगर आपने शब्द विच्छेद कर लिया, ठीक है, और आपको मालूम है कि शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है, अक्षरों का क्रम क्या होता है, ठीक है, शब्द विच्छेद और शब्दकोश में वर्णों का क्रम, इन दोनों की आपको जानकारी है तो आप आराम से कर लोगे। फ्री के नंबर ये होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे जितनी वीडियो में कराई गई है तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।